नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर। तो पिछले कई दिन से कोरोना की मार से जूझ रहा उत्तर प्रदेश अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन राहत की खबरें वहां आने लगी हैं। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के एक बार फिर 20,000 से नीचे मामले सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 17,775 नए केस सामने आए हैं, जबकि 19,425 मरीज कोरोना से ठीक हो गए, जबकि 24 घंटों में कोरोना की वजह से 281 मरीजों की मौत हो गई। यूपी में इस वक्त कुल 2,04,658 एक्टिव केस हैं, जबकि राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 856 नए केस सामने आए। लखनऊ में 24 घंटे में 2,432 मरीज डिस्चार्ज हो गए, जबकि 35 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ में इस वक्त कुल एक्टिव केस की संख्या 16,117 है। यूपी में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के केस। यूपी में 24 घंटे में 17,775 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 281 मरीजों की मौत हुई और 2 लाख से ऊपर अभी एक्टिव केस। तो 19,425 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो रिकवरी रेट बढ़ा है और कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लॉकडाउन का असर भी दिखने लगा, इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो कई मोर्चों पर उत्तर प्रदेश में राहत भरी खबर सामने आ रही है। वहीं यूपी में कोविड वैक्सीनेशन के अभियान को और तेज करने के लिए योगी सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है, जिस पर विदेशी वैक्सीन कंपनियों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। यूपी सरकार के वैक्सीन निर्यात के टेंडर पर 2 कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें रूसी वैक्सीन कंपनी स्पुतनिक के अलावा एक और कंपनी शामिल है। यूपी सरकार के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख 21 मई है। ऐसे में 2 कंपनियों के प्रस्ताव आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी उत्तर प्रदेश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा नई वैक्सीन भी आ जाएगी। बड़ी खबर, यूपी के ग्लोबल टेंडर पर आने लगे प्रस्ताव। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए जारी हुआ ग्लोबल टेंडर। वैक्सीन सप्लाई के लिए अब तक 2 कंपनियों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। स्पुतनिक समेत एक और कंपनी का आया प्रस्ताव। तो सूत्रों के हवाले से खबर, ग्लोबल टेंडर आवेदन की अंतिम तारीख 21 मई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3 जिलों आगरा, अलीगढ़ और मथुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने कोरोना संकट के बढ़ने पर पैदा हुए हालात और इस हालात को काबू में करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अलीगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। एएमयू में शिक्षकों की हो रही मौत के मामले पर भी सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों और एएमयू के वाइस चांसलर समेत चिकित्सकों के साथ भी बैठक की। इसके बाद आगरा में सीएम योगी ने कोरोना से निपटने के लिए अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर भी जोर दिया और साथ ही वैक्सीनेशन पर भी योगी सरकार का फोकस है। उसके बाद 8 लोग हैं जो फोन रिसीव करते हैं और फिर सर हमारे एएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में एक खबरें चल रही थी। एएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन एएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, एएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज बरेली में कोविड अस्पताल की सौगात दी है। इस कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के अलग अलग कमरों में कुल 20 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है और जल्द ही बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। हर बिस्तर के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी इंतजाम किया गया है। तो बरेली के जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने दीप जलाकर इस अस्पताल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर ब्रज प्रांत के आरएसएस प्रचारक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
तो आरएसएस ने जिले में बनवाया कोविड अस्पताल, 20 बेड वाला अस्पताल जनता को समर्पित किया गया। आज सेवा भारती और प्रातः स्मरणीय डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के तत्वाधान में ये हमने कोविड सेंटर प्रारंभ किया है। मतलब इसमें आइसोलेशन वार्ड रहा है। इसमें ऐसे मरीज जिनका सैचुरेशन 90 से ऊपर है, उनको यहाँ सुविधाएं रहेंगी। ऐसे लोग जिनको घर में आइसोलेट होने की जगह नहीं है, जिनके घर छोटे हैं या घर के सभी लोग बीमार हैं, जहाँ पे उनके भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा, या ऐसे लोग जो बहुत निर्धन हैं, इस तरह की सुविधा नहीं उपलब्ध अपने कर पा रहे, वो लोग यहाँ पे आइसोलेट रह सकते हैं। वहीं कोरोना को हराने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण है और टीके को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ चुके हैं। टीकाकरण में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को इन दिनों अलग ही समस्या से सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रयागराज में कई लोगों ने शिकायत की है कि टीकाकरण कराए बिना ही उनके नाम से वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। दरअसल रजिस्ट्रेशन के बाद कई लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और उन्हें वहां किसी वजह से वैक्सीन की डोज नहीं लग पाई, या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए समय पर कोई नहीं पहुंच पाया तो भी उनमें से कुछ लोगों के पास टीकाकरण कराने का मैसेज आ गया। इतना ही नहीं, कई लोगों के मोबाइल फोन पर तो इसका सर्टिफिकेट भी भेज दिया गया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरह की समस्या की बात तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसके समाधान को लेकर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जहां एक तरफ पूरा देश इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं कुछ लोग आपदा में अवसर तलाशते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की कालाबाजारी कर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। नोएडा पुलिस की माने तो नोएडा एनसीआर में कई गैंग ऐसे हैं जो इस महामारी के बीच बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। तो कोरोना संक्रमण के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग गैंग बनाकर इनकी कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। और ऐसे गैंग को पकड़ने के लिए थाने स्तर पर ही टीम बना दी गई है। पुलिस ऐसे कई गैंग्स के सदस्यों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और इनके कब्जे से भारी तादाद में नकली इंजेक्शन, प्लाज्मा और ऑक्सीजन बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे गैंग हैं जो सक्रिय हैं, जो नोएडा एनसीआर में इस तरह की कालाबाजारी कर तीमारदारों को ठग रहे हैं। वहीं लखनऊ में एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके डॉक्टरों से इंटर्नशिप के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। बंथरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से 60 से अधिक डॉक्टरों से 3-3 लाख रुपए मांगे गए। एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके इन डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से भी न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। इन डॉक्टरों का यह भी कहना है कि वो कोरोना काल में अस्पतालों में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। तो अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में बाउंसर तैनात कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के पास गए, उन्होंने कहा कि आप जाइए और ऐसा कुछ आपके मतलब कि हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं और हम आपका जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक हमें ये चीज़ें। वहीं यूपी में नदियों में लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कानपुर का है। कानपुर से 35 किलोमीटर दूर खिरेश्वर मंदिर के पीछे गंगा नदी में सुबह 2 दर्जन से ज्यादा लाशें गंगा में बहती हुई दिखाई दी। लाशों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से इन डेड बॉडीज को निकालकर गंगा के किनारे दफना दिया। और अब खबर उन्नाव से, जहां कोरोना काल में गंगा नदी किनारे दफन किए गए सैकड़ों शवों को कुत्ते कब्र में गड्ढा कर नोच रहे हैं और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। उन्नाव के अफसरों से मामले की तत्काल रिपोर्ट सीएम के कार्यालय से तलब की गई, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और नाकामी को छिपाने में जुट गए। डीएम उन्नाव ने एसडीएम बीघापुर से रिपोर्ट तलब की है। डीएम उन्नाव के घाट के किनारे शव दफनाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहीं कोई भी शख्स शव को दफन ना कर सके, इसके लिए नदी किनारे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर इलाज के लिए घंटों तड़पती रही महिला ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। हम आपको यह भी बता दें कि महिला जिस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर इलाज के लिए जद्दोजहद कर रही थी, ठीक उसी वक्त मेरठ में ऊर्जा मंत्री कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकारी दावों का बखान कर रहे थे। तो लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर में रहने वाली
हुस्नारा को सांस लेने की दिक्कत होने लगी थी और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी 50 तक पहुंच गया था। निजी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसे मेडिकल कॉलेज जाने की सलाह दी, जिसके बाद उसके परिजन उसको मेडिकल कॉलेज भी ले गए, लेकिन घंटों गुहार लगाने के बावजूद भी उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला और उसने बाहर ही ई रिक्शा पर दम तोड़ दिया। वहीं कोरोना लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है। शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने अपना कदम रखा है, जिसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आने लगी हैं, जिससे दिल दहला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला श्रावस्ती के सीएचसी इकोना से सामने आया, जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक कोरोना पीड़ित मरीज तड़प रहा था। वो अस्पताल के बाहर घंटों तड़पता रहा और इलाज करने पहुंचे डॉक्टरों ने स्थिति को नाजुक देखते हुए मरीज को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अंदर बेड खाली और बाहर वेटिंग में मरीज तड़प रहे हैं। यह हाल बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज से संबंधित कैली हॉस्पिटल का है। अस्पताल की क्षमता 350 बेड की है, लेकिन फिलहाल 200 बेड ही इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। 5 वार्डों में लगे 150 बेड अब भी ताले में कैद हैं। हम आपको यह भी बता दें कि कैली हॉस्पिटल को कोविड का L2 हॉस्पिटल बनाया गया है। मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिले, इसके लिए कोरोना की पहली लहर में ही संसाधनों से इसे लैस किया गया। 107 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए। इसके अलावा RT-PCR जांच के लिए अत्याधुनिक लैब, CT स्कैन सहित अन्य जरूरी इंतजाम किए गए। लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही यह है कि यहाँ EMO को कोविड के मरीज भर्ती करने के लिए अनुमति लेनी होती है। ये प्रक्रिया इतनी लंबी है कि इसमें कोरोना के गंभीर मरीज बेड के इंतजार में सुबह से शाम तक बाहर ही पड़े रह जाते हैं। शामली में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कपड़े का शोरूम खोलने वाले एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। शोरूम मालिक ने आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी, 2 दर्जन से ज्यादा ग्राहकों को भी दुकान के अंदर बैठाकर रखा। मामले की सूचना जब प्रशासन को हुई तो SDM सदर और CO शामली मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन शोरूम मालिक ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि कड़ी चेतावनी के बाद शोरूम मालिक ने दुकान का शटर खोल दिया। पुलिस ने पूरे शोरूम के अंदर से 25 ग्राहक, 6 कर्मचारी समेत शोरूम मालिक को बाहर निकाला और पूरे शोरूम को सीज कर दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ एक के बाद एक मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोरोना संकट के लिए पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को जिम्मेदार बताया था और अब एक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल होने का आरोप लगाया था और अब हरक सिंह रावत ने भी त्रिवेंद्र को लेकर नाराजगी जाहिर की है। क्या कहना है दोनों नेताओं का, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए देखिए हर एक व्यक्ति लापरवाह हो गया था। न गणेश जोशी को पता था कि कोरोना दोबारा लौट के आएगा, ना हमारी पूर्व सरकार को मालूम था। और इस लापरवाही का कारण यह कि हमने कोई काम नहीं किया और उसका परिणाम आज हमें वो है युद्ध स्तर पर काम करना पड़ रहा है, दिन रात काम करना कर रहा है। हमने बहुत छोटे से कार्यकाल के अंदर 250 से अधिक बेड हमने बढ़ा दिए हैं। अभी मैंने ग्राफिकेरा के चेयरमैन घनसाला जी से बात की थी। धूलकोट के अंदर उन्होंने मुझसे अश्योर किया है कि 1 हफ्ते के अंदर 50 बेड वो तुरंत शुरू कर देंगे और 84 बेड बाद में शुरू कर देंगे। जब कोटद्वार हॉस्पिटल में अब कल हुआ ना शुरू ऑक्सीजन प्लांट, अगर यही तेजी में हम पिछले 3 महीने या 4 महीने पहले दिखाकर अगर वो ऑक्सीजन प्लांट हम 4 महीने पहले लगा देते तो जो 10-15 दिन हमको ऑक्सीजन की दिक्कत झेलनी पड़ी, नहीं झेलनी पड़ती। तो हमने क्या हुआ कि जिस तरह तैयारी होनी चाहिए, पहले जो कोरोना आया था उसके बाद जो हमारी तैयारी होनी चाहिए थी, कहने का हमारी उस तैयारी में चूक हुई है। मैं देखो ये कड़वी सच्चाई है कि हम उसके लिए तैयार नहीं हो पाए।
तो एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण से निपटने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ कोरोना से लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस को प्राणी बताते हुए कहा है कि कोरोना वायरस भी जीना चाहता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि कोरोना वायरस कब अपना प्रकोप दिखाएगा। क्या है त्रिवेंद्र रावत का वो बयान, आप खुद ही सुनिए। अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था, तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। तो सुना आपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो अजीबोगरीब बयान, जिस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीधा रुख करेंगे देहरादून से, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अजीत जी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो बयान हमने सुना, वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक प्राणी है, वो भी जीना चाहता है, वो बहरूपिया हो गया है। दरअसल क्या, किस संदर्भ में वो ये कह रहे हैं और क्या इस बयान के बाद किस तरह की उथल पुथल, किस तरह की लगातार जो है पलटवार हो रहे हैं? लवी, देखिए, ये आज ही का बयान है। ये आज पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने पहली बार आज ऐसी बात नहीं कही है। दिसंबर के महीने में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए, जो दिल्ली से इलाज कराकर लौट रहे थे, उस दिन भी उन्होंने यही बात कही थी। और आज अपने कथन पर वो अभी भी अड़िग हैं। वो कह रहे हैं कि ये वायरस एक प्राणी है और ये भी जीना चाहता है, इसे भी जीने का अधिकार है। और क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 4 साल के कार्यकाल में अपने काम के वजह से कम और अपने बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहे हैं। कभी वो गाय से ऑक्सीजन छोड़ने की बात करते थे, तो कभी वो दूसरी किसी बात को लेकर के इस तरह का बयान दे देते थे जिससे विवाद हो जाता था। आज भी कोरोना से जब लोग मर रहे हैं, कोरोना से इलाज नहीं मिल रहा है, कोरोना से बचने का इलाज नहीं मिल रहा है, लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं और तमाम लोग जो बिल्कुल मौत के मुहाने पर खड़े हैं, उन्हें जीवन जीना है, उनके पास कोई जरिया नहीं है। इनकी सरकार 4 साल में इतना भी करके नहीं गई कि ऑक्सीजन की भी पूरी मात्रा कम से कम यहाँ लोगों को मिल जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान आना कि कोरोना भी एक प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, भले ही उन्होंने किसी भी दार्शनिक अंदाज में कही हो, लेकिन ये बात आज के समय में वर्तमान हालात जो है उनमें अप्रासंगिक है और लोग इसको बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी, इससे पहले भी हमने देखा कि चाहे विधायक गणेश जोशी हों या हरक सिंह रावत, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया और इस बात का खुलासा किया कि इससे पहले जो सरकार थी, उस कार्यकाल में अगर वो काम किए जाते तो शायद जो रिजल्ट अब है वो ऐसा ना होता। कहीं ना कहीं कमी की बात उन्होंने उजागर की है। लवी, देखिए, ये चूंकि करीब 10 दिन पुरानी बात है, तो उमेश शर्मा काऊ, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के रायपुर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा कि हमारी जो पिछली वाली सरकार थी, उन्होंने समय रहते हुए कोई तैयारी नहीं की, जिसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी ये कहा कि जब रिलैक्सेशन पीरियड था और जब सेना युद्ध विराम करती है, तो युद्ध विराम का समय अगले युद्ध की तैयारी का होता है, लेकिन पुरानी सरकार में इस तरह की कोई तैयारी नहीं की गई। उसके बाद दूसरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जो देहरादून के कोविड प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी अपनी इसी बात को दोहराया कि ये सब उस समय लापरवाही हुई है और यहाँ पर हम तैयारी नहीं कर सके। तो ये तमाम चीजें वो लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हीं के विधायक हैं। और ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जो विधायकों में, मंत्रियों में, कार्यकर्ताओं में असंतोष था और जो वो लोगों की बात नहीं सुनते थे, बहुत रिजिड हो गए थे, तो ये केवल उसी का नतीजा है कि उनके सहयोगी आज उनके जाने के बाद, उनसे गद्दी छीन लिए जाने के बाद भी उनको गरियाने से नहीं चूक रहे हैं और बहुत साइंटिफिक तरीके से वो बताते हैं कि जो बीच का रिलैक्सेशन पीरियड था उसमें तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। जी अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी, जो अपडेट दे रहे थे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को, जिस पर उन्होंने कहा, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को एक प्राणी बताया। उन्होंने कहा कि वो भी जीना चाहता है और सब उसके पीछे पड़े हैं।
एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और खबरों की रफ्तार जारी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। शुक्रवार को उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त कर्क लग्न के तहत दोपहर 12:15 में अगले ग्रीष्मकाल के 6 माह अवधि के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। कपाट खोलने से पहले मां यमुना की उत्सव भोग मूर्ति और डोली सुबह अपने भाई शनिदेव की अगुवाई में 9:15 से मायके खरसाली गांव से यमुनोत्री के लिए रवाना होगी। हालांकि इस बार कोरोना की दूसरी लहर के चलते डोली यात्रा के साथ महज 25 लोग ही यमुनोत्री धाम कपाट खुलने में शामिल हो पाएंगे, जिसमें मां यमुना के पुजारी और अन्य सहयोगी ही शामिल हो पाएंगे। ऐसा लगातार दूसरे साल भी होगा जब कपाट खुलने के वक्त श्रद्धालु मौजूद नहीं हो पाएंगे। पिछले साल भी कपाट खुलने के समय लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु मौजूद नहीं रह पाए थे। अगले दिन उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 15 मई 7:31 पर सुबह खुलेंगे और मां गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। कोरोना काल के चलते धाम में किसी भी श्रद्धालु को अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन ने मात्र 21 लोगों को मां गंगा की उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति प्रदान की है। वहीं तीर्थ पुरोहितों और 5 मंदिर समिति ने 21 लोगों को मां गंगा की डोली के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलने का फैसला किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान।